हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो ये जो आपका 1000 एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा था, जिसमें आप आरआरबी जेई 2019 से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे, इसका अब तक 4 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। ये 5वां एपिसोड लगाने जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर एक चीज़ आपसे ये कहना है कि अभी इसका जितना भी मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर पीपीटी बना रहा हूँ पहले, फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो इसको बनाने के लिए एटलीस्ट मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक वगैरह कर दिया करो। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी आपको पीडीएफ है और ये जो पढ़ाया हुआ बोर्ड वाला पीडीएफ है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप जाकर के यहाँ पर इसको देख सकते हो। अदरवाइज इसका जो फ्रेश पीडीएफ है वो जब मैं पूरा बना लूंगा तो वो मैं अपलोड करूंगा अभी, राइट। बट अभी फिलहाल में वो आधा अधूरा है। तो इसीलिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आप लोग वीडियो को एटलीस्ट लाइक जरूर कर दिया करिए। तो ठीक है, फिर ये आपके जो क्वेश्चंस देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल रहेंगे। बाकी जितने भी एग्जाम आपके आ रहे हैं आरआरबी से रिलेटेड, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, उसके आगे बढ़ना था 201वें क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फाउल स्मेल ऑफ रैंसिड बटर इज ड्यू टू, यानी कि बासी मक्खन में दुर्गंध डैश की वजह से आती है। ऑप्शंस आपके हैं कि ब्यूट्रिक एसिड, ओमिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड या फिर कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पर जो बासी मक्खन है या रैंसिड बटर जिसको आप बोल रहे हो, इसमें दुर्गंध आने का कारण होता है ब्यूट्रिक एसिड। ये ब्यूट्रिक एसिड को हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड ही होता है। जैसे आपका एथेनोइक एसिड होता है ना, CH3COOH, जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हो, जो सिरके में आपको मिलता है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है। ऐसे ही जो ब्यूटेनोइक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही मेंबर है। इसमें 2 कार्बन था तो आप इसको एथेनोइक एसिड बोल रहे थे। अब ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो आप इसको ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हो। तो 4 कार्बन वाला बना लो, CH3, CH2 और लास्ट में ये COOH आपको देखने को मिलेगा, राइट। COOH। तो ये आपका हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। आप देख लो 1 2 3 4 कार्बन है टोटल, और 3 2 5 2 7 1 8 8 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ये आपका फार्मूला होता है ब्यूट्रिक एसिड का। आपने ब्यूट्रिक एसिड का फार्मूला भी बना लिया आराम से, क्योंकि आपको पता था ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन और ओइक का मतलब होता है लास्ट में COOH लगा होगा। तो ये आपका जो एसिड है ब्यूट्रिक एसिड, रैंसिड बटर या फिर बासी मक्खन में दुर्गंध का कारण बनता है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। अब जरूरी नहीं है कि ये आपका जो ब्यूट्रिक एसिड है केवल दुर्गंध का ही कारण बनता है। काफी जगहों पर यानी काफी सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनमें ये स्वाद बढ़ाने का भी काम करता है। बट वो आपका लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए ब्यूट्रिक एसिड, राइट। अगर आप कम मात्रा में यूज करते हो तो स्वाद बढ़ाने का भी काम कर सकता है, और अगर ज्यादा हो गया तो ये बहुत ही बेकार आपको गंध देगा, यानी दुर्गंध देगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीकी का उपयोग रेत से लोहे के पिनों को पृथक्करण करने के लिए किया जा सकता है। तो ये तो दिख रहा है आपको कि लोहे के पिनों को अलग करना है रेत से, यानी बालू से, सैंड से। तो इसके लिए आप सिंपली मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करोगे, चुंबकीय पृथक्करण का। ये तो अपने घर पे भी करते रहते हो। तो बाकी जितने आपके हैं इवापोरेशन, आप अनसॉल्युबल जो कोई भी आपका सब्सटेंस है, कोई सॉल्वेंट है, उसको आप सॉल्यूशन से अलग करना चाहते हो तो आप इवापोरेशन करोगे ताकि पानी वाष्प बन करके उड़ जाए, और सॉल्वेंट जो कि पानी में नहीं घुल सकता वो बच जाएगा। इवापोरेशन आप करोगे तो ऐसे फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन होता है, इसमें हम लोग काफी सारे लिक्विड जो कि काफी सारे लिक्विड का मिक्सचर होता है, इसमें हम लोग इसको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर इनको सेपरेट करने का काम करते हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। बाकी फिल्ट्रेशन में तो आप किसी भी लिक्विड में या कह लो किसी भी सॉलिड में, सॉरी गैस में, कोई सॉलिड अगर मिक्स है तो उसको अलग करने के लिए, यानी सॉलिड को इनसे अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन सिंपली हमारा करेक्ट आंसर है, चुंबकीय पृथक्करण, जिससे हम लोग आयरन पिंस को सेपरेट कर सकते हैं, किससे, बालू से। आगे है, एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिजीज विच अफेक्ट। तो ये जो एस्टिग्मेटिज्म बीमारी है ये किसको प्रभावित करती है? तो ये बीमारी आंखों की बीमारी है, राइट। सी आंसर हमारा करेक्ट है। इसमें रोगी को ब्लर दिखाई देने लगता है, चीजें दिखाई देती हैं बट स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ब्लर दिखाई देती हैं। तो ये जो एस्टिग्मेटिज्म बीमारी है ये आंखों की एक बीमारी है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है। अब देखिए जो नाइट्रोजन है ये आपका डाई एटॉमिक है,
और ये जो हाइड्रोजन है ये भी डाई एटॉमिक है, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक है, यानी ये आपका एक मॉलिक्यूल में इनके दो दो एटम हैं और इन्हीं के साथ ये खुश हैं, स्टेबल हैं। लेकिन ये जो ओजोन है ये आपका ट्राई एटॉमिक है, O3, जिसमें इसके मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम हैं। ये आपका जो नाइट्रोजन है ये आपका एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड बनाए रहता है नाइट्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है, ये ऐसे खुश रहता है। और ऑक्सीजन जो है ये आपका डबल बॉन्ड के साथ खुश रहता है। तो ये लोग इस तरीके से स्टेबल अपने आप को रखते हैं, ये डाई एटॉमिक है। लेकिन जो ओजोन है ये आपका ट्राई एटॉमिक है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थीन स्फेरिकल लेंस बोथ हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो ये तो आपको डायरेक्ट टिक कर देना चाहिए, ये आपके कौन से लेंस या कौन सा मिरर है। तो दोनों के दोनों क्या है, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण और अवतल लेंस हैं। एक्चुअली आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं आपको एक बस बताता हूँ, जैसे ये आपका कौन सा लेंस है जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला है, ये आपका कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस। और आप इसको ऐसे देखिएगा कि ये आपका दुबला पतला दिख रहा है ना, पतला सा, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका मोटा होता है ऐसे। तो जो पतला है, दुबला पतला है, ये हमेशा नेगेटिव रहता है, हमेशा बेचारा नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव का मतलब इसका जो फोकल लेंथ होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो कॉनकेव लेंस का अगर आप याद रखते हो कि फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो यही सेम चीज मिरर के साथ है। जो कॉनकेव मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है, वो भी, इसका भी जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि दोनों केस में जो फोकल लेंथ है, जिधर आप ऑब्जेक्ट रखते हो उधर ही है, और जिधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर के साइड को हम लोग नेगेटिव लेकर के चलते हैं साइन कन्वेंशन में। तो फोकल लेंथ दोनों के केस में क्या है, नेगेटिव है, अगर ये आपका कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर है। बाकी फिर जो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगी तो उनका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट है। -10 हमने जैसे ही देखा नेगेटिव है, तो हमने जान लिया कि ये कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर है। आगे है बेसिस आर डैश इन टेस्ट, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा, पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन रहा था जिसमें हमसे एसिड के बारे में पूछा था। तो जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में शॉर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, लेकिन जो बेसिस हैं, जो क्षार है, ये स्वाद में बिटर यानी कड़वे होते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन नर्व सेल, यानी निम्न में से क्या तंत्रिका कोशिका में अनुपस्थित है। अब ये जो आपके नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट या स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो यूनिट होता है, जिसे हम नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात तो होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये दोनों प्रेजेंट है, साथ ही साथ राइबोसोम होता है जो कि मेनली प्रोटीन को बनाने का काम करता है। और ये जो आपका सेंट्रियोल है ये मेनली मेटोसिस करता है यानी सेल डिवीजन का काम करता है। लेकिन आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, इनमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है, यानी एक बार यदि ये मर गए तो दोबारा नहीं बनते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि सर में जो चोट लगता है इसमें न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दोबारा नहीं बनते हैं। इस वजह से काफी खतरनाक होता है, सर में चोट लगना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि सेल अगर इसके एक बार मर गए तो दोबारा नहीं बनते हैं। तो जब सेल डिवीजन होगा ही नहीं तो सेंट्रियोल का यहाँ पर क्या काम रह गया, ये आपका एब्सेंट होता है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रियोल। आगे है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विथ एथिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी एथिलीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ये बोरिंग सा लगेगा, लेकिन जो एथिलीन होता है जो कि आपके एल्कीन ग्रुप का सदस्य, ई एन ई लास्ट में देखिए सफिक्स है। तो जैसे इसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें जो मेनली आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके जो दो एटम हैं इसके साथ ऐड हो जाते हैं और ये बन जाता है आपका एल्कीन, से ये एल्केन बन जाता है, यानी लास्ट में ए एन ई आ जाता है। यानी पहले ये जो देखिए एथ का मतलब होता है 2 कार्बन है ना, मेथ का मतलब 1, एथ का मतलब 2 कार्बन। तो 2 कार्बन वाले एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो यहाँ पर C2H4 हो जाएगा अगर आप n की जगह पर 2 रख दो तो। जैसे ही आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये आपका बन जाता है, तो हाइड्रोजन एटम और जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा C2H6, यानी ये आपका बन जाएगा एल्केन जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अब देखो n की वैल्यू 2 अगर रखते हो यहाँ पर और यहाँ पर n की वैल्यू 2 तो ये H6 हो जाता है, C2H6। यानी पहले ये अनसैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो पहले C2H4 कुछ इस तरीके से था। लेकिन आपने जैसे ही इसमें हाइड्रोजन ऐड किया और वो भी किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, जिसको हम लोग हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, तो ये आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपका देखिए डबल जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ये अनसैचुरेटेड जो आपका
हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका अब सैचुरेट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपसे जब पूछा जाता है ना कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बनाने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उससे वेजिटेबल घी बनाने के लिए, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन का। तो इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, इस वजह से ये जो आपका है प्रोसेस, इसे हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम किसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, एडिशन का, संकलन का। तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट डैश इन मेटल ब्लॉक्स, धातु ब्लॉकों में डैश का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम मेटल्स ब्लॉक की बात करें तो इसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है या कोई फ्लॉज दोष वगैरह तो नहीं है, इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो पहला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, यानी पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं कई बार बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है कॉलन काइमा, राइट। डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जबकि वहीं पर अगर आपसे पूछता है स्टिफनेस के लिए, यानी कठोरता के लिए, ठीक है, कठोरता के लिए, पौधों में कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये स्क्लेरेन काइमा है। ध्यान देना, स्क्लेरेन काइमा पौधों में जो भी कठोर पार्ट होते हैं, उनके हार्ड पार्ट होते हैं, हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होता है वो स्क्लेरेन काइमा टिश्यू है। जबकि लचीलेपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कॉलन काइमा जिम्मेदार है। आगे है एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ डैश इमेज वेयर एज द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड अ डैश इमेज। तो देखिए जब भी कभी किसी स्क्रीन पर यानी कि पर्दे पर इमेज बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और जबकि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं। तो अगर किसी स्क्रीन पर इमेज बन रहा है किसी चीज का, आप स्क्रीन पर कोई फोकस करो किसी भी लाइट रे से या जैसे भी, तो उससे जो इमेज बनता है स्क्रीन पर वो रियल इमेज होती है। जबकि अगर प्लेन मिरर में हम देखें, प्लेन मिरर में अगर आप अपने आप को यहाँ पर खड़े होकर के देखो तो वो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो यहाँ पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, यानी कि स्क्रीन पे रियल हो जाएगा आपका, और जबकि प्लेन मिरर में आपका वर्चुअल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर रियल एंड वर्चुअल, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द यूटिलाइजेशन ऑफ डैश टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स involves the process of respiration in which oxygen may or may not be used to convert it back into carbon। यानी जीवित चीजों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके उपयोग में श्वसन की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग इसे वापस कार्बन में बदलने के लिए किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का यूज होता है हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो जितने भी सेल्स हैं वहां पर ऑलरेडी पहले से ही ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये मौजूद है। अब जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करता है, और ये ब्लड जैसे ही हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है वहां पर इसकी भेंट होती है इस ग्लूकोज से, और जैसे इस ग्लूकोज से भेंट होती है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके ब्रेक करके हमको एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करा देता है। तो सभी जीवित चीजों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम ग्लूकोज के उपयोग में श्वसन की प्रक्रिया को शामिल करते हैं। और वहीं पर ये बोला है ना कि जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग इसे वापस कार्बन में बदलने के लिए भी किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, तब का केस एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। जबकि ये वाला जो प्रोसेस था जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था, इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल रही थी, और यहाँ पर लगभग 36 एटीपी एनर्जी मिलती है। जबकि जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, मतलब जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसे हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में बोलते हैं, ऐसे केस में आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, राइट। ये 3 कार्बन वाला होता है, ये आपका 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, ये 3 कार्बन वाला एक एसिड बनता है जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। यही आपके थकान का कारण बनता है। जब आप दौड़ रहे होते हो, आप कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हो, है ना, तो ऐसे केस में आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते हो, फिर भी यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसे केस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनने के कारण आपके शरीर में थकान महसूस होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर था ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है, शर्करा है, इसके उपयोग में श्वसन की प्रक्रिया शामिल होती है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है। अब ये एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री हम लोग कई बार देख चुके हैं कि मोनोकॉट्स में एक बीज, यानी एक बीजपत्री में एक बीज, डाइकॉट्स में 2 बीज। मोनोकॉट्स के जो जड़ होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, यानी ऐसे रेशेदार आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे ब्रांच में देखने को मिलेंगे। जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं इनकी जड़ें बहुत ज्यादा ब्रांच में नहीं होती हैं, बल्कि अंदर तक धसी होती हैं,
राइट। तो ये आपके टैप रूट होते हैं। तो यहीं पर आपको अंतर मिल गया। यहाँ हमसे मोनोकॉट्स पूछा है और मोनोकॉट्स में टैप रूट नहीं बल्कि फाइब्रस रूट होती हैं, यानी ये वाला, राइट। तो टैप रूट गलत आंसर है और हमको यही बताना था कि कौन इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्राइमरस फ्लावर होते हैं, यानी कि ये जो मोनोकॉट्स होते हैं इनकी जो पत्ते होते हैं ऐसे 3 जोड़ियों में निकलते हैं, 1 2 और 3। ऐसे ही फिर ऊपर भी देखोगे तो 1 2 और ये 3 जोड़ी में निकलेंगे, राइट। जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं वो 4 या तो 5 जोड़ी में निकलेंगे। और वहीं पर जो मेन इनका डिफरेंस होता है एक और जो काफी आसान है पहचानने में, इनके जो पत्ते होते हैं इनमें पैरेलल वेन्स होती हैं, जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं इनमें जो पत्ते होते हैं कुछ ऐसे चौड़े भी होते हैं और इनमें आपको जो वेन्स, ये वेन्स हैं इनके, ठीक है, ये वेन्स कई सारी शाखाओं में बटी हुई देखने को मिलती हैं, यानी ये जालीदार संरचना बनाती हैं कुछ इस तरीके से। जैसे आपने गुलाब का पत्ता देखा होगा, अमरूद का पत्ता देखा होगा, सेब तो मान लीजिए बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन कुछ आप पत्तों को देख करके अनुमान लगा लेते हो। यहाँ पर ये आपका जैसे धान का पत्ता हो गया, लंबे लंबे होते हैं, उनमें पैरेलल वेन्स होती हैं। गेहूं हो गया, इवन जो बांस होता है, बम्बू, इसके पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनके जो सिराएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं। केले का पत्ता हो गया, उनके भी पत्ते लंबे लंबे, सिराएं पैरेलल होती हैं। तो ये सारे मोनोकॉट्स हैं, बाकी जिनके पत्ते ऐसे होते हैं वो डाइकॉट्स हैं, राइट। आगे है एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स। ये मतलब वाहियात सा सवाल है जिसका आंसर सबको पता है कि 7 से 14 जाते समय ये क्षारीय सोल्यूशन यानी बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। आगे है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस इज। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है ये बताना है। तो ये आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इतनी बार पूछा गया है तो आप इनको बहुत अच्छे से इनका फार्मूला जो है वो रट लो, याद कर लो, चाहे जो भी, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं जिनमें ये यूज हो रहा है। तो एल्केन जो है इनमें आप ध्यान दो CnH2n+2 है, 2 और कम करोगे यानी ये 2 हटाओगे, CnH2n ये आपका एल्कीन बन जाएगा, यानी पहले ANE सफिक्स है फिर ENE, फिर जब YNE हो रहा है तो ये आपका हो जा रहा है CnH2n-2, राइट। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था एल्काइंस का, यानी ये वाला, तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है हु सजेस्टेड द 4 मेन ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड इन 1890। तो इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूहों के बारे में बताया था। तो ये आपका कार्ल लैंड स्टीनर हो गया, ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। आगे है 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड इज। तो प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब विद्युत आवेश क्या होता है। तो ये सिंपली आपका एक डेफिनेशन है, मतलब 1 कूलम्ब आवेश चार्ज को 1 सेकेंड में ट्रांसफर करने में कितना कितना एम्पियर करंट लगता है। तो ये 1 एम्पियर करंट लगता है, ये आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू आई टी या I इज इक्वल्स टू Q/T। अगर 1 कूलम्ब आप यहाँ पर चार्ज रख दो और 1 सेकेंड को यहाँ पर रख दो तो ये आपका 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो इनमें से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स के रूप में जानते हैं, इसमें आपका क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनमें ये जो प्रोटॉन है ये डिनोट करता है आपके एटॉमिक नंबर को, ये एटॉमिक नंबर को बताता है, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलकर के ये क्या बनाते हैं आपके एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हेयर इज। तो बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ इनमें से क्या है। तो जो बाल होते हैं किस मटेरियल से बने होते हैं, कैरोटीन। ये जो बी आंसर है ये हमारा करेक्ट है, कैरोटीन। यहाँ पर साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो बाल होते हैं इनके कलर का कारण क्या है। तो बालों में जो कलर का कारण है ये हमने पहले ही देखा था, जो बालों के कलर का कारण था ये था मेलानिन, राइट। मेलानिन के कारण, ये जो पिगमेंट है इसके कारण बालों का कलर होता है, यानी ब्लैक कलर या फिर स्किन का कलर जो होता है, जो भी होता है वो किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण। वहीं पर ये जो बाल बना हुआ है किस मटेरियल से बना है, किस पदार्थ से, तो ये कैरोटीन, ये एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है, राइट, ये एक तरीके का प्रोटीन है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है विच फार्मूला गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो कौन सा सूत्र पहले के संबंध में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देता है। तो ये आपका स्नेल्स लॉ, जो कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो
यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइट। आगे है द नोटेशन जी इज यूज्ड इन द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एलिमेंट और कंपाउंड इज। तो ये इतना मतलब वाहियात सा सवाल है, नोटेशन जी क्यों यूज करते हैं? तो जी आप सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए थोड़े ना यूज करोगे, ये आपका गैसियस स्टेट, यानी बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है एस्कॉर्बिक एसिड इज नोन एज, तो एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर हमारा विटामिन सी है। आगे है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द करंट। तो ये भी आसान सा सवाल है, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V है इसको कांस्टेंट, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और रेजिस्टेंस को आपको डबल कर देना है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल्ड। तो क्या होगा ऐसे केस में, जो आपका I न्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा? V तो वैसे का वैसे रह जाएगा, ये आपका डबल हो गया, तो ये आपका बन गया 1/2, और ये जो V बाई आर है ये पहले वाला I है, तो जो I न्यू आपका बना वो पहले वाले का आधा हुआ, तो इट बिकम्स हाफ्ड, ठीक है, इट गेट हाफ्ड, यानी ये आधा हो जाएगी, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है एथेन, एथेन विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज। तो एथेन का अणु सूत्र इतना है और इसमें डैश होते हैं। एथेन को आप बना लो, अभी तो हमने बनाया था, सी पे सिंगल बॉन्ड था सी और सी के बीच, और इनके चारों तरफ आपने देखा था हाइड्रोजन के साथ इनका कोवेलेंट बॉन्ड था। तो यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है टोटल? 3, 3 6 और ये एक 7, तो टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर, यानी सभी अक्रिय गैस अणु डैश होते हैं। तो नोबल गैसेस यानी आपका जो लास्ट वाले जितने भी हैं इनर्ट गैसेस, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, तो ये जितने भी आपके हैं ये आपके इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, और ये स्टेबल हैं, मतलब ये खुश हैं अपनी जिंदगी से, इनको कोई जरूरत नहीं है कि हमारे साथ कोई एक और एटम आकर के जुड़े, राइट, ये अपने आप में ही खुश हैं। तो यहाँ पर इनकी मतलब वैलेंसी पूरी है, ऑक्टेट सब कुछ पूरा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें 8 के 8 भरे हुए हैं, तो यहाँ पर ये मोनो एटॉमिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको किसी और भी एटम की जरूरत नहीं है स्टेबल होने के लिए, या कोई और एटम की जरूरत नहीं है कि उनके साथ ये बॉन्ड बना करके रहें और स्टेबल रहें, ये अपने आप में ही खुश हैं, तो कोई किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणु हो जाएंगे, बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है डैश आर सेगमेंटेड स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजेंटली अंडरग्राउंड, यानी कौन सा इसमें से खंडित तना यानी सेगमेंटेड स्टेम है जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं। क्षैतिज बोले तो हॉरिजेंटली की बात हो रहा है, हॉरिजेंटली बढ़ने वाले जो आपके स्टेम यानी तने हैं, भूमिगत तने जिनको कहते हैं, ये आपके इनका जो परिवर्तित आप कह लो या मॉडिफाइड फॉर्म जो है ये राइजोम कहलाता है, राइट, राइजोम। अभी हमने जिक्र किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जो अदरक होता है, आपने देखा है अदरक का कुछ से मतलब किसी भी तरीके का होता है, लेकिन जमीन में ये हॉरिजेंटली होता है, और ये आपका भूमिगत तना होता है, राइट। तो अदरक हो गया आपका, ऐसे ही आप देखोगे तो जो हल्दी भी होता है, हल्दी का भी आप शेप देखोगे तो कुछ ऐसा ही होता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे शेप में होता है, लेकिन ये भी हॉरिजेंटली ही होते हैं, इनका जो तने वाला ये पार्ट है भूमिगत तना, ये हॉरिजेंटल होता है। तो ये आपके सेगमेंटेड स्टेम है जो भूमि के अंदर क्षैतिज यानी हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, और इन्हें हम राइजोम कहते हैं, बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है टू गेट अ वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो अवतल दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? ये एकमात्र ऐसा केस जहां पर, यहाँ पर देखिए बात किसकी हुई है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में एकमात्र ऐसा केस है, हमको यहाँ पर इमेज क्या चाहिए, इनलार्ज चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, और इसके पीछे चाहिए। तो जब ये फोकस से पोल के बीच में रखा जाएगा, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तब ऐसा केस होगा कि पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के इसके फोकस से जाती है ना, यहाँ से, लेकिन आप देखोगे कि ये इधर इमेज ना बन करके इधर कहीं ये जो रे है वो जाती हुई प्रतीत होगी, और दूसरा जो ऑप्टिकल मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो आप देखोगे कि आगे इधर कहीं जाती हुई प्रतीत होगी, तो ये इस मिरर के पीछे कहीं बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, और जितनी भी इमेज
इस कॉन्केव मिरर की इधर पीछे बनेगी यानी दूसरे साइड बनेगी, वो वर्चुअल होते हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते हैं, या इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो वर्चुअल और इरेक्ट आपको कहाँ मिल रहा है, जब ये आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज। तो द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में, सॉरी, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट में कोई भी चीज है, ये आपका सॉलिड में बदल गई, तो आपने इसको क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। तो फ्रीजिंग, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा गलत मेल है? अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका वाशिंग सोडा कहलाता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये स्लैग लाइम नहीं कहलाता है, ये आपका गलत है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, बिल्कुल सही बात है। और सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी ये कहानी है कि जब भी आप बाजार से कैल्शियम ऑक्साइड लाते हो, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं या अनबुझा चूना कहते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे इसमें हम पानी मिलाते हैं तो ये अनबुझा चूना, इसकी गर्मी बुझ जाती है और ये अब बुझा चूना हो जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, इसे हम कहते हैं, ये जो स्लैग लाइम लिखा गया है, इसे हम स्लैग लाइम कहते हैं। अब यही जो चूना है, जब आपने पानी मिला दिया है तो यही जो चूना है, इसी को आप दीवार पे लगाते हो ताकि आपका दीवार चमकने लगे। लेकिन यहाँ पर भी ये चमकता नहीं है, आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हो तो एयर में आपके प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इस कैल्शियम ऑक्साइड के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे थे। तो इसको स्लैग लाइम ना कह करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं, राइट? लाइम स्टोन, इसी को हम लोग चौक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका बी आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है लैक्टोमीटर्स which are used to determine the purity of sample of milk works on which principle। तो लैक्टोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिससे हम लोग दूध की प्योरिटी, शुद्धता को जांचते हैं? तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहला आंसर आपका करेक्ट है। विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाई कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो तांबे को इसके लवण के घोल के से किस धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है? ये तो कुछ उल्टा पुल्टा ही मैंने शायद टाइप कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया मुझसे। देखिए, हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और है। कोई एक साथ पढ़ लेते हैं कि विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाई कॉपर। तो कौन सा इनमें से मेटल है जो कॉपर से डिस्प्लेस हो सकता है? देखिए, कॉपर से जो डिस्प्लेस हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉपर, देखिए कॉपर, इसको तो हटा दीजिए। बाकी जो जिंक, एल्युमिनियम और आयरन है, ये आप रिएक्टिविटी टेबल में अगर देखो तो ये काफी ऊपर है कॉपर से। तो जो जितना ऊपर है ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कॉपर इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, राइट? अगर आप रिएक्टिविटी टेबल का सहारा लो यहाँ पर, और ये मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, ये काफी काम की चीज है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये जो रिएक्टिविटी टेबल है, आप देखो यहाँ पर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन है, इस कॉपर से कितने ऊपर है ये? तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे इसके किसी सॉल्यूशन के साथ, जैसे CuSO4 है ना। अगर आप यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करा दो तो इस कॉपर को हटा देगा, कहेगा जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये चला जाएगा इसके साथ, क्योंकि सल्फेट जानती है कि ये ज्यादा टैलेंटेड है, इसके साथ जाएगी, राइट? तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन ही शायद मुझे से गलत लिखा गया हो, या फिर जो एग्जाम में पूछा गया था वही गलत पूछा गया था, बट यहाँ पर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, राइट? इसको मैंने बता दिया कि क्या दिक्कत है यहाँ पर। आगे है द हार्मोन थायरोक्सिन इज कॉमनली नोन एज। तो हार्मोन थायरोक्सिन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? T4 के नाम से भी जाना जाता है। बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट? T4। आगे है डैश इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का सक्रिय रूप इनमें से क्या है? तो आसान सा सवाल ये भी है, रेटिनॉल। और ये जो नियासिन है, ये आपका विटामिन B3 है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है। पैराडॉक्सिन, इसमें एक्स आ रहा है ना, तो SIX, 6 में भी एक्स आ रहा है, तो ये आपका विटामिन B6 है। तो ए आंसर हमारा करेक्ट है, विटामिन ए, रेटिनॉल। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। तो त्वचा की जो बाह्यतम परत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो जो सबसे बाहरी परत होता है, यानी सबसे ऊपर का परत, इसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, राइट? एपिडर्मिस। और जो बीच का लेयर होता है, इसे हम लोग केवल डर्मिस कहते हैं, राइट? केवल डर्मिस। और जो सबसे नीचे का लेयर होता है, बॉटम वाला, इसे हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं, हाइपोडर्मिस। तो ये तीनों आप ध्यान में रखो, बट यहाँ पर हमसे बाहरी परत को पूछा गया है, आउटर मोस्ट, तो एपिडर्मिस, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन अकर्स
तो भ्रांति जुड़वा होने की संभावना कब होती है? देखिए फ्रैटर्नल ट्विंस होने की संभावना आपका फर्टिलाइजेशन स्टेज में ही हो जाती है, निषेचन अवस्था में। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। फर्टिलाइजेशन स्टेज में ही फ्रैटर्नल ट्विंस यानी भ्रांति जुड़वा होने की संभावना होती है। आगे है द एलिमेंट विच हैज 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द थर्ड पीरियड एज। तो तीसरे पीरियड में किसके पास पूछ रहा है 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे जो लास्ट वाले 18th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिनमें आपके इनर्ट गैसेस वही हीलियम, नियॉन, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया और जेनॉन हो गया, ये सब जितने हैं इनमें भी देखिए पहला आपका पीरियड हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, राइट। तो यहाँ पर जो तीसरा पीरियड है आपका, इसमें आर्गन है ना, ये आपका ऐसा है जिसका जीरो, जिसको हम कह सकते हैं इसकी 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इसको कोई भी चाहत नहीं होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन को मैं लूं या कोई इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से लूज करूं, है ना, क्योंकि ये स्टेबल है। आउटर मोस्ट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट पूरा है, सब कुछ तो इसकी लाइफ में है। तो थर्ड पीरियड का ये जो ऑर्गन है, बी आंसर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ऑल सर्किट्स टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच, 2 पॉइंट के बीच, मान लीजिए ये आपका सर्किट है, राइट, ऐसे कुछ आपका सर्किट है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस वगैरह है यहाँ पर, लेकिन आपको चाहिए ये ए और बी पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना है। और लेटर सपोज ये बैटरी से कनेक्टेड है, तभी तो कोई ना कोई वोल्टेज होगा, लेकिन बैटरी आपको पता नहीं है कि कितने वोल्ट का है ये। तो इसके लिए आपको इसके दोनों टर्मिनलों के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना होगा, राइट। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हम इनके टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस पता कर सकें, जबकि अमीटर जो होता है इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि हम लोग इसमें फ्लो हो रहे करंट को पता कर सकें, है ना, क्योंकि करंट तो यहीं से फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है हमको पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ यानी यहाँ का वोल्टेज क्या है, लेट अस सपोज यहाँ का 10 है, यहाँ का 0 है, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखते हैं, इस वजह से इनको हम पैरेलल कर रहे हैं ताकि ये दोनों डिफरेंस हमको पता चल जाए। 10 - 0 तो हम कह सकें कि यहाँ इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में और अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़े होते हैं। आगे है व्हाट आर द 3 मेन ल्यूब्रिकेंट्स यूज्ड इन मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। तो किसी भी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नेहक कौन कौन से हैं। ल्यूब्रिकेंट्स मतलब जो मशीन को फ्रिक्शन लेस बनाए। अब फ्रिक्शन पूरी तरीके से तो खत्म नहीं होता है, बट फ्रिक्शन को कम करें। तो कुछ चीजें तो आप जानते हो, जैसे ऑयल और ग्रीस, है ना, तेल और ये जो ग्रीस है, साथ ही साथ ग्रेफाइट, ये 3 ऐसे लुब्रिकेंट्स हैं जो किसी भी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त मुख्य स्नेहक या मुख्य ल्यूब्रिकेंट्स यूज होते हैं ताकि वो उनको फ्रिक्शन लेस कर सकें। आगे है व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, कॉपर, मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड, व्हाट हैपेंस टू द कॉपर ऑक्साइड इन दिस रिएक्शन। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी बनता है। इस प्रक्रिया में कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ। देखिए जब भी आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करोगे, जब कॉपर और वाटर मिलेगा, इसमें आप देख रहे हो कि ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप जानो ये क्या कहलाता है, ये आपका रिडक्शन कहलाता है, राइट। ये आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन। और वहीं पर एडिशन ऑफ, मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसका, जहां से ये रिमूव हुआ है या जहां पर ये ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो कॉपर के साथ कुछ यूं हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, तो कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि रिड्यूस हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, राइट। आगे है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6H। तो ये भी काफी आसान सा सवाल है। शिफ्ट में आप देखोगे काफी आसान से सवाल पूछे गए थे। ये आपका बेंजीन है, C6H6। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 14 मीटर पर सेकेंड। ये भी देखिए आपका बच्चों सा सवाल कि 14 मीटर प्रति सेकंड की गति किसके समान है। तो जब भी आप मीटर पर सेकंड लिखते हो और आपको जाना होता है बड़े में, यानी किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करते हो, छोटे से बड़े में जा रहे हो। तो जब भी
जैसे यहाँ पर आपको तो पता है ना कि 18/5 से या तो 18/5 से या 5/18 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर छोटे से बड़े में जा रहे हो तो आप बड़े वाले के ऊपर रखना, यानी 18 को ऊपर रखना। अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ रहे हो तो 5 को ऊपर रखना, यानी छोटे वाले के ऊपर रखना। तो हम तो यहाँ पर छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हमको ये बड़ा वाला ऊपर रखना होगा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका जो 18/5 है, यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं कट रहा है, बट 14 इंटू ये आपका हो जाएगा 5 या 15 और 5 छका 30। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 14 छका 84, एक ही ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में 4, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 15.4 किलोमीटर पर आवर। वैसे भी आपको यहाँ पर दिख रहा है 14 42 और 0.6 है। आगे है विच कलर अमॉन्ग द 7 कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट गेट्स मोस्ट डेविएटेड आफ्टर डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है? तो सबसे ज्यादा जो डेविएट होने वाला, सबसे ज्यादा जो ये व्हाइट लाइट जाती है इस प्रिज्म से, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? वायलेट कलर का होता है। इस पूरे विबग्योर में, ठीक है, विबग्योर, इस पूरे विबग्योर में सबसे ज्यादा जो वायलेट कलर है ये आपका डेविएट होता है और सबसे कम रेड कलर, राइट। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बैगनी। और इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इसका सबसे कम होता है, राइट। तो यहाँ पर बैगनी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे कम डेविएट होता है। द नी कैप इज कॉल्ड एज। तो नी कैप को क्या कहा जाता है? ये जो नी कैप है, आप यहाँ पर देखो इमेज में, ये आपका फीमर है, जो जांग की हड्डी होती है, और इसके नीचे आपका टिबिया है, और यहाँ पर इस फीमर से जस्ट लगा होता है पटेला। ये आपका जो पटेला है, इसे हम लोग नी कैप कहते हैं। बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट, पटेला, ये आपका नी कैप होता है। आगे है डेंड्रॉन्स आर पार्ट्स ऑफ। ये जो डेंड्रॉन है ये किसका भाग है? अभी जो हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में जो सेल्स थे, जिसको हम लोग बेसिक यूनिट कह रहे थे नर्वस सिस्टम का, जिसे हम लोग न्यूरॉन कह रहे थे, ये आपका जो न्यूरॉन है, इसमें आप ये जो ब्रांच्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब ऐसे जो कांटे की तरह निकले हुए हैं, ये आपके डेंड्रॉइड हैं, ठीक है, और इनके ये ब्रांच हैं। ये इतने देखिए जो कांटे की तरह निकले हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। आपकी बॉडी में जो जो भी कुछ हरकत वगैरह होता है, उनसे सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। तो ये जो डेंड्रॉइड है या डेंड्रोन है, ये किससे रिलेटेड है? न्यूरॉन से। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है 3 2-volt cells are connected in series and used as a battery in a circuit. What is the potential difference at the terminals of the battery? तो श्रेणी क्रम में देखिए 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा इसलिए लग रहा है मुझे कि यहाँ पर वोल्टेज को ऐसा नहीं बोला गया है कि किस तरीके से ये कनेक्टेड है। मेरा मर्जी, मैं जैसे भी कर सकता हूँ। फिलहाल में हम लोग सिंपली ऐसे ले रहे हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जो छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस। मेरा मन करता तो मैं ऐसे भी ले सकता था, एक इधर और एक इधर, है ना, सीरीज में ही कनेक्टेड है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूछने का जो इसका मतलब है वो यही है कि कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तो अगर आपको पूरा बताना है ओवरऑल यहाँ पर कितना वोल्टेज है, तो ओवरऑल वोल्टेज अगर यहाँ पर VA है, VB है, तो आप एक लूप में चल जाइए एक बार, ठीक है, ऐसे। तो आप देखोगे कि VA माइनस, देखिए जहां से आप निकलोगे वो साइन लोगे, तो VA माइनस से निकल रहे हैं हम लोग ऐसे जाते हुए, तो 2 और फिर -2 -2 माइनस VB इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है पूरा ओवरऑल। तो VA माइनस VB ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल ये 6 उधर चला जाएगा, 6 वोल्ट। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे पता था, मैं क्यों बता रहा हूँ। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सॉल्युबल। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? तो कीड़ा आपको पता है, ये भी आसान सा सवाल। इस पूरे आपको देखोगे, इस पूरे शिफ्ट में आसान आसान से सवाल देखने को मिले। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए, ये आपके फैट सॉल्युबल हैं, जबकि बचा जो आपका बी और सी आपका वाटर सॉल्युबल है। तो बी और सी में केवल सी दिख रहा है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो वसा में विलेय नहीं है बल्कि जल में विलेय है। आगे है कि द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक गिव्स द प्रोडक्ट, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका जिंक है। जब इनको आप रिएक्ट कराते हो तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे, सोडियम जिनकेट बनेगा, राइट, सोडियम जिनकेट। तो यहाँ पर ये सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट, सोडियम जिनकेट बनता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ सेट ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब इनमें से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बना रहा है? फिर से देखिए, ये क्वेश्चन इसी में आ गया। तो जितने भी एक तरह के हैं, जिनमें आपको देखिए एन एन और यहाँ पर आइन दिखा,
लास्ट में जो सफिक्स है वो आइन है, मतलब ये आपका बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ये आपका देखिए आइन है और आइन है, वाई एन ई, ये आपका होमोलॉगस सीरीज दिख रहा है। बाकी आप देखो यहाँ पर आइन आइन लेकिन एन है, यहाँ पर एन एन और आइन है, तो ये सब नहीं मैच कर रहे हैं। लेकिन ये जो बी है आपका मैच कर रहा है ना, इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन। और मैंने आपको सब कुछ बता ही रखा है कि एल्केन एल्किन यानी CnH2n+2 अगर है तो एल्केन, फिर CnH2n 2 कम हो गया तो एल्कीन, 2 और कम हो गया, 2 और घट गया तो एल्काइन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट्स, तो इनमें से किसे पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तो कितना आसान से ये भी है कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन ये सब क्या है, गैसेस हैं। तो बचा आयरन, इसी को ना आप पेट करके पतली चादर बनाते हो। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है अब तक पूरे एमसीक्यूज को आप मेरे खंगालोगे तो कम से कम आपको 10 से 12 बार देखने को मिल गया होगा। तो ये कहाँ पर होता है आपको पता है, या फिर आप कमेंट करके बताओ, या फिर ना भी बताओ तो चलेगा क्योंकि सबको पता है ये, राइट। ये कहाँ पर होता है तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।